नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर में एंटोमोलॉजी का 121वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के जो कुछ बचे हुए मेथड्स हैं। जैसे कुछ मेथड्स जो हैं वो मैंने पहले पढ़ा दिया था, आई थिंक 4 या 5 मेथड मैंने पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी बचे हुए मेथड हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पैरासिटोइड्स क्या होता है, और पैरासिटोइड्स के साथ साथ ये भी जानेंगे कि प्रीडेटर क्या होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो क्या कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स भी हैं जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं, बोले तो जो पौधों से बनाए जाते हैं। क्या कुछ ऐसे भी इंसेक्टिसाइड हैं जो पौधों की मदद से बनाए जा सकते हैं? इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, एक जो बचा हुआ मेथड था वो है लीगल मेथड। लीगल मेथड में लीगल कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि कोई पेस्ट है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल रहा है। वो कैसे फैलेगा? एक जगह से जब कोई पेस्ट दूसरी जगह जाएगा तो वहां जाके फिर उस क्रॉप को डैमेज करेगा। तो इसको रोकने का एक तरीका होता है लीगल तरीका। लीगल तरीका मतलब कोई हम एक ऐसा कानून बना दें, ऐसा कोई नियम बना दे, ऐसा कोई लॉ पास कर दें जिसकी वजह से हम इंसेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेट होते हैं या उनको जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ये सभी चीजें रुक जाएं। सबसे पहला क्या है? एडॉप्ट वेरियस क्वारंटाइन मेजर एट वेरियस फॉर्चुनेट एरियाज फ्रंटियर एरियाज ऑफ कंट्री। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी कंट्री है भारत, अब क्या होता है कई बार हम विदेशों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंगाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब फल है, फूल है, सब्जियां हैं, या कोई ग्रेन है, या तेल है, दाल है, ये सब चीजें हम विदेशों से मंगाते हैं। ठीक, अब मान लो कि जिस देश से हम मंगा रहे हैं, जैसे मान लो कोई एक कंट्री है, जैसे मान लो हम कोई एक यूरोप से या अमेरिका से मान लो हम एक कोई दाल मंगा रहे हैं। ठीक, अब वो दाल जब अमेरिका से आएगी तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका में कोई एक बीमारी, कोई एक उसमें इंसेक्ट लगा हुआ हो उस दाल में, तो वो इंसेक्ट उसी दाल के साथ साथ चलाएगा। जैसे एक होता है पार्थेनियम, जिसको हम कांग्रेस घास भी बोलते हैं। तो जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, या उससे आई थिंक शायद उससे पहले की बात है, वो अमेरिका का घास था जिसको अमेरिकन घास भी कहते हैं, कांग्रेस घास भी कहते हैं, पार्थेनियम कहा जाता है। वो अमेरिका से इंडिया में आया था, गेहूं में मिक्सचर हो गए। गेहूं में हमने गेहूं वहां से मंगाया था और गेहूं के साथ वो मिला हुआ इंडिया में आ गया और यहाँ पर आके बिल्कुल महामारी की तरह फैल गया। अब आप देखते होंगे कि कांग्रेस घास कितना ढेर सारा आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ना जाएं, इसके लिए एक प्रॉपर लॉ बनाया जाता है कि जब तक हम दूसरी कंट्री में जाएंगे वहां पर जाके बिल्कुल अच्छे तरीके से परीक्षण करेंगे। अगर हमको सबको सुटेबल लगेगा तो हम अपने देश में मंगाएंगे। इससे ये होता है कि अगर कोई कीट या कोई इंसेक्ट पेस्ट उस देश में है तो वो हमारे देश में नहीं आ पाएगा। हम अच्छे से परीक्षण कर लेंगे फिर लेके आएंगे। इसके साथ साथ लोकलाइज लेवल पर भी ये हो सकता है। जैसे मान लो नीलगिरी हिल्स की जो पहाड़ियां होती हैं, वहां पर आलू की खेती होती है, तो उसमें एक रूट नॉट निमेटोड लगता है, वहां पर अमूमन लगता है। तो अगर वहां का कोई पोटैटो है, उसको ला के हम यूपी में बुआई अगर करेंगे और उसमें अगर मान लो वो लगा हुआ है, जो रूट नॉट निमेटोड है नीलगिरी वाले हिल्स में ज्यादा लगता है, तो अगर वहां के आलू में लगा हुआ है और उसको लाकर फिर से हम यहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे, वहां का सीड लाके यहाँ लगाएंगे, तो बहुत हद तक संभावना है कि वो जो निमेटोड वहां था वो निमेटोड फिर यूपी में या फिर हम जहां और भारत में लगाएं वहां भी फैल जाए। तो हम क्या करेंगे कि नीलगिरी हिल्स से जब आलू लाएंगे तो उसी समय हम क्या करेंगे, वहां पर जाके अच्छे से चेक कर लेंगे कि इसमें निमेटोड है कि नहीं है। अगर होगा तो हम नहीं लाएंगे, फिर उसको हम कंज्यूम कर लेंगे, उसको खा लेंगे, उसको बुआई के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर हमको वहां पर सही से मिल गया तो हम लेके चले आएंगे। इस तरीके से डोमेस्टिक क्वारंटाइन भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे घर में जब कोई बीमार हो जाता है, जब किसी को वायरल कोई बीमारी हो जाती है, तो घर वाले कहते हैं कि इनको क्वारंटाइन कर दो,
जब ये कोविड का समय था तो उस समय जिन लोगों ने नहीं सुना है क्वारंटाइन शब्द, उन लोगों ने भी सुन रखा होगा कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते थे अगर आप कहीं दूसरी जगह से आ रहे हो। इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 2 एक्ट पास किए थे, जिसमें पहला था DIPA एक्ट, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914। ये 1914 में बनाया गया था। DIPA इसके तहत अगर हम कहीं दूसरी जगह से कोई भी अगर खाने वाली चीज का आयात कर रहे हैं तो हम प्रॉपर इसमें केयरिंग करके लेके आते हैं, प्रॉपर अच्छे से उसको परीक्षण करके लाते हैं कि जिससे वहां से कोई इंसेक्ट यहाँ पर ना आए। दूसरा जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम है DPPQS, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ये फरीदाबाद हरियाणा में है और ये 1946 में बना था। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दोनों लीगल कंट्रोल करने के लिए अलग अलग नियम बनाती हैं, जिसको फिर भारत सरकार लागू करवाती है। फिर आगे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की। पौधों में इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें एक मेथड होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल का। बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो द यूटिलाइजेशन ऑफ पैरासिटोइड्स, प्रेडिएटर एंड पैथोजेंस। अगर हम पैथोजन का उपयोग करके, किसी प्रेडिएटर का यूज करके या किसी पैरासिटोइड्स का यूज करके हम होस्ट के पॉपुलेशन डेंसिटी को मेंटेन कर पाएं तो इसी को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। फिर से एक बार समझना, पैरासिटोइड्स का, प्रेडिएटर का और इसके साथ साथ पैथोजन का, इनको कंट्रोल करके फॉर द रेगुलेशन ऑफ होस्ट पॉपुलेशन, होस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल अगर हम कर सकें तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो शब्द दिया गया था वो HS स्मिथ ने दिया था 1990s में। अब बात समझते हैं पैरासिटोइड्स होता क्या है। जो अभी मैंने पैरासिटोइड्स बोला ये होता क्या है। पैरासिटोइड देखो क्या होता है। ए पैरासिटोइड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पैरासाइट which is often about the same size of the host, kill its host and require only one host for developing into a free living adult। बात समझना, बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में। पैरासिटोइड्स होता क्या है। पैरासिटोइड्स अपने होस्ट के साइज के बराबर होता है। होस्ट का मतलब जिसको खा रहा है। जैसे मान लो मच्छर हमारा खून चूस रहा है तो मच्छर के लिए हम क्या हो गए, होस्ट हो गए, ठीक। तो पैरासिटोइड्स क्या होता है, ये होस्ट के साइज का होता है। फिर ये अपने होस्ट को खाता है, उसी को मार देता है, एक ही होस्ट को, और उसी होस्ट को मार के फिर ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एडल्ट बन जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लो कि मुझे कोई आए, एक आदमी मार दे और मुझे मार के मुझे को ही खा के वो जवान हो जाए, हट्टा कट्टा पहलवान हो जाए, तो वो जिसने मुझे मारा वो क्या बन जाएगा, पैरासिटोइड्स बन जाएगा। यही होता है पैरासिटोइड्स का एक सिंपल सा फंडा। पैरासिटोइड्स भी एक तरीके के पैरासाइट्स ही होते हैं। पैरासाइट्स की मतलब होता है परजीवी, जो दूसरे जीवों को बनाए गए भोजन को खाते हैं या दूसरे जीवों को मार मार के खाते हैं, बनाए गए भोजन को ही खाते हैं, ऐसे कह सकते हो, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सम पैरासिटोइड्स। सबसे पहला है एग पैरासिटोइड्स। ये क्या होता है कि किसी भी एक डिवास्टेटिंग इंसेक्ट जो बहुत डेंजरस इंसेक्ट होता है क्रॉप के लिए, उन इंसेक्ट का जो एग वाला स्टेज होता है, मतलब वो इंसेक्ट जब अंडे देता है तो ये सभी पैरासिटोइड्स उन अंडों को ही खा जाते हैं। जैसे इधर आप देख सकते हैं ये ढेर सारे अंडे हैं और इसमें ये ढेर सारे पैरासिटोइड्स बैठे हुए हैं जो इन अंडों को खा जाएंगे। तो अंडों को खा जाएंगे तो अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट की वो घट जाएगी। लार्वल पैरासिटोइड्स होते हैं, ये लार्वा को खाते हैं। एग के बाद जो लार्वा वाला पोजीशन होता है उस स्टेज में खा जाते हैं। इसमें जैसे एग पैरासिटोइड्स जो है उसमें सबसे फेमस जो नाम आता है वो नाम आता है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा स्पीशीज के नाम से एक पैरासिटोइड्स होता है जो कि एग को खाता है। फिर आगे हम बात करते हैं जो लार्वल पैरासिटोइड्स होता है, इसमें होता है कम्पोलिटिस क्लोरिडे और इसके बाद होता है कोटेशिया स्पीशीज और ब्रेकॉन हेवेटर। ये सभी क्या होते हैं, लार्वल पैरासिटोइड्स होते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो पैरासिटोइड्स होते हैं वो हाइमेनोप्टेरा और डिप्थेरा जो ये ऑर्डर होता है, जैसे मैंने अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इंसेक्ट में कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, और उस समय जब मैं पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि जो हाइमेनोप्टेरा होता है और जो डिप्थेरा होता है, इसके जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे पैरासिटोइड्स होते हैं जिनका हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं
प्रेडिएटर क्या होता है। प्रेडिएटर की डेफिनेशन ध्यान से समझना। प्रेडिएटर इज ए फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट लाइफ and usually larger in size, kill their prey and require more than one prey for developing free living adult। अब दोनों में अंतर जब आप समझोगे पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा पैरासिटॉइड्स में और प्रेडेटर में क्या डिफरेंस होता है। प्रेडेटर का मतलब ये होता है एक तरीके का फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपनी लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा होस्ट को मारता है, मारेगा और उनको फिर खाएगा। ठीक, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक एडल्ट बनने के लिए वो ढेर सारे इंसेक्ट्स को मारेगा और उनको खाएगा, तो ये होता है प्रेडेटर। जबकि पैरासिटॉइड्स क्या होता है, अपने होस्ट के आकार का लगभग बराबर होता है। इसमें ऐसा होता है कि कई बार होता है जो प्रेडेटर होते हैं वो छोटा होता है, जो होस्ट होता है वो काफी बड़ा होता है। तो ढेर सारे प्रेडेटर मिलके एक होस्ट को मारेंगे, उसको खाएंगे, फिर जाके दूसरे होस्ट को मारेंगे, ढेर सारे लोग मिलके फिर उसको खाएंगे, और इस तरीके से ढेर सारे को मार मार के खा के तब वो बड़े होते हैं। तो ये होते हैं प्रेडिएटर। ठीक, अब पैरासिटॉइड्स और प्रेडिएटर का जो डिफरेंस होता है वो आप आराम से समझ सकते हैं। वैसे कभी पूछा नहीं जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, लेकिन अगर बाय डेफिनेशन आप जान रहे हैं तो आप आराम से अंतर इनके बीच का निकाल सकते हैं। प्रेडिएटर में आता है लेडी बर्ड बीटल जो होता है, जिसको हम कहते हैं कॉक्सिनिल्ला सिम्पटम पंटाटा, और लाक विंग जो होता है क्रेस्टोफेला कार्निया। ये दो होते हैं, लाक विंग और लेडी बर्ड बीटल, ये सभी प्रेडिएटर के तरीके से काम करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं क्लासिकल कंट्रोल की। क्लासिकल कंट्रोल ये क्या होता है, एक तरीके का ये भी एक मेथड होता है, बात समझते हैं। द सर्चिंग, इंपोर्टिंग, कॉलोनाइजिंग एंड डिस्पर्सल ऑफ ए नेचुरल एनिमी into an area where they does not already extend for the suppression of pest population। बात समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि एक कोई आपका खेत है, ठीक, उस खेत में ढेर सारे क्या हैं, ऐसे इंसेक्ट लगे हुए हैं जो आपकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सर्च करोगे, मतलब खोजोगे, फिर उनको इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करके लाओगे और फिर उनको कॉलोनाइज करोगे, और कॉलोनाइज करके फिर उनको डिस्पर्स कर दोगे उनके नेचुरल एनिमी में। बात ऐसे समझो, जैसे मान लो हिरन है, आपके खेत में बहुत ढेर सारे हिरन हो गए हैं। अब हिरन का जो नेचुरल एनिमी है वो क्या है, वो शेर है। तो आप क्या करोगे, शेर को जाओगे, खोजोगे, खोज के उसको लाओगे, कॉलोनाइज करोगे, और कॉलोनाइज करके लाके डिस्पर्सर कर दोगे, मतलब अपने खेत में शेर को छोड़ दोगे। तो क्या होगा, शेर आएगा और हिरणों को मार मार के खा जाएगा, तो हिरन की जो पॉपुलेशन है वो घट जाएगी। तो हिरन यहाँ पर क्या है, आपके प्लांट के लिए पेस्ट है, और जो शेर है वो क्या है, वो क्लासिकल मेथड है कंट्रोल करने का। वहां से हम ले आए और यहाँ लाके छोड़ दी। ठीक, वहां से जाओ, डब्बा में बंद करके ले आओ, ले आके अपने खेत में छोड़ दो, जिससे वो यहाँ पे जो पेस्ट हैं क्रॉप के उनको खा जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा उदाहरण होता है। आगे बात करते हैं माइक्रोबियल कंट्रोल का। माइक्रोबियल कंट्रोल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू पेस्ट को कंट्रोल करना है। इसको कैसे कर सकते हैं, इसका जो टर्म जो है माइक्रोबियल कंट्रोल, ये दिया था हनस ने दिया था। कब दिया था, 1949 में दिया था। अब इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, रिकेट्सिया है या निमेटोड्स हैं, और इनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ये सभी यूज किए जाते हैं माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए। जैसे मान लो कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है, जैसे हमको वायरल बीमारी होती है ना, हमको वायरल बीमारी, फंगल बीमारी और बैक्टीरियल बीमारी होती है, या कई बार हम दूषित खाना खा लेते हैं उससे बीमारियां होती हैं। तो इसी तरीके से इंसेक्ट में भी बीमारियां होती हैं। तो या तो हम इंसेक्ट को मार दें, या तो इंसेक्ट में कुछ ऐसा कर दें कि इंसेक्ट बीमार हो जाए। ठीक, तो इंसेक्ट बीमार हो जाए इसके लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट में बीमारी प्रोड्यूस कर दो, कोई ऐसा तरीका लगा दो जिससे इंसेक्ट बीमार हो जाए। तो अगर इंसेक्ट बीमार हो जाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, या उसकी स्किन खराब हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो बीमार होकर मर जाए, तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन घट जाएगी। इंसेक्ट के मतलब कहने का मतलब कि पेस्ट की पॉपुलेशन घट जाएगी। तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए,
उसमें पेस्ट की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, रिकेट्स, फंगस, निमेटोड्स और इनके बाय प्रोडक्ट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जिससे जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे घट जाए। उसमें क्या होगा, कोई एक ऐसा वायरस है जो जाएगा और उस पेस्ट पे लग जाएगा जो फसलों को खराब कर रहा है। तब जब वो वायरस या कोई बैक्टीरिया उस इंसेक्ट या पेस्ट पे जब लग जाएगा तो उसकी तबीयत हो जाएगी खराब और वो मर जाएगा। जैसे ऐसे समझो कि एक कोई डॉन है जिसकी खोज 12 मुल्कों या 14 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ठीक। अब उसको हम मार नहीं सकते, डायरेक्ट मारने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके पास ऐसे कोई एक वायरल वाली बीमारी भेज देंगे जिससे वो बीमार होके मर जाए। तो उसी तरीके से जो डॉन है वो क्या हो गया, अपना पेस्ट हो गया जो कि खेतों में लगा हुआ है। अब उसको मारने के लिए कौन आ रहा है, हमने कोई बीमारी दे दी। मान लो यार कोई एक टीबी का मरीज है, उसके पास चला गया, वो टीबी का वायरस उसको दे दिया, वो खांसते खांसते मर जाएगा। ना बंदूक चलानी पड़ेगी, ना गोली, और ना कोई और बवाल करना पड़ेगा, वो बीमार हो जाएगा और बीमार होके मर जाएगा। इसी तरीके से ये भी होता है, समझ गए। तो ये होता है माइक्रोबियल कंट्रोल। अब इसमें जो फादर हैं इंसेक्ट पैथोलॉजी के, वो कौन है, वो अगस्तीनो बासी हैं, ठीक। अगस्तीनो बासी इनका नाम है। ये जो है वो क्या माने जाते हैं, इंसेक्ट पैथोलॉजी के फादर माने जाते हैं। इंसेक्ट पैथोलॉजी बोले तो इंसेक्ट के अंदर जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में ये अध्ययन किया करते थे। अब बात समझना कि जब सिम्टम प्रोड्यूस होता है वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का किसी लार्वा में, जब किसी इंसेक्ट के लार्वा में वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वो कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जब वायरस का इन्फेक्शन होगा किसी लार्वा में तो इन्फेक्टेड लार्वा जो होगा वो स्टॉप फीडिंग, वो खाना कम कर देगा। तो खाना कम कर देगा का अल्टीमेटली क्या मतलब होता है, खाना कम कर देने का मतलब जो होस्ट प्लांट है यानी कि जो हमारी क्रॉप है उसको खाएगा नहीं, उसकी पत्तियां जो तने जो छेदा करता था खाया करता था वो खाएगा नहीं, या जो फल फूल हैं उसको खाएगा नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। तो हमारी फसल अल्टीमेटली बच जाएगी। बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन होता है तो खाना कम कर देता है, अगर कम कर दिया तब भी नुकसान हमारा घट गया। लार्वी टर्न इनटू पिंकिश व्हाइट इन वेंट्रल साइड बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीहेड्रल बॉडीज। जो इनका वेंट्रल साइड होता है लार्वा का, वहां पर एक पिंकिश कलर और व्हाइटिश कलर का स्पॉट बन जाता है, वो धीरे धीरे पिंकिश और व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर एक पॉलीहेड्रल बॉडीज डेवलप हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो सही से अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं और वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, बीमार हो जाते हैं जो पेस्ट होते हैं। बॉडी बिकम, अगर बैक्टीरिया लग जाएगा तो उसमें क्या होगा, बॉडी बिकम डार्क एंड ब्लैक इन कलर एंड रिड्यूस इट्स एक्टिविटी। जब उसमें उसकी बॉडी में डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट बनने लगेगा, उसकी बॉडी जो है वो पूरी काली पड़ने लगेगी, ब्लैक ब्लैक उसमें धब्बे लगने लगेंगे, तो धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, उड़ना चलना खाना पीना कम कर देगा पेस्ट, तो हमारी फसल सुरक्षित हो जाएगी। इसके बाद लार्वी बिकम फ्लैसिड एंड स्किन बिकम फ्रेजाइल फाइनली रेप्चर्स, यानी कि पहले उनकी बॉडी बहुत फ्रेजाइल हो जाएगी, बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएगी और धीरे धीरे वो डेड हो जाएंगे, बीमार होकर मर जाएंगे। बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम एनस, उनके जो लार्वे होते हैं, लार्वी की जो एनस होती है वहां से जो डिस्चार्ज होता है फ्लूइड का एंड माउथ से, वो वहां पर ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब उनका उल्टी दस्त होने लगता है। ऐसे समझो कि जो पेस्ट होता है जो हमारी फसलों को बर्बाद कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको उल्टी दस्त होनी शुरू हो जाएगी और वो फिर मर जाएगा, जिससे हमारी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी। अब बात समझना, जितना मैंने बताया बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है, इट इज इन्वायरमेंटली सेफ एंड नॉन हेजार्डस, ये सेफ होते हैं, किसी भी तरीके का कोई हेजार्डस नहीं होते हैं, कोई इनका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। जब इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, अगर वो भी खाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट, तो इनको भी कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि केमिकल वाला अगर हम यूज करेंगे, केमिकल यूज करते हैं, तो उससे अगर हम कंज्यूम करेंगे या हमारे जानवर कंज्यूम करेंगे तो उनको बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सप्लीमेंट ऑफ द नेचुरल बैलेंस,
इसका एडवांटेज ये भी है कि एक नेचुरल बैलेंस बना रहता है, ना तो इतना ज़्यादा पेस्ट हो पाएगा कि वो हमारी फसलों को खराब कर सके, और पेस्ट को खा खा के उनकी जनसंख्या कम हो जाएगा, तो हमारे लिए जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जो इन पेस्ट को खराब कर रहे थे, इन पेस्ट को मार रहे थे, उनकी जनसंख्या भी बढ़ जाएगी। तो एक प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा एनवायरनमेंट में। लॉन्ग लास्टेड कंट्रोल में स्टेबल स्लो बट वंस एस्टेब्लिश गिवन परमानेंट कंट्रोल। कहने का मतलब ये है, इस तरीके का जो इकोसिस्टम बनाना पड़ता है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए है, तो क्योंकि एक पेस्ट को मारने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, तो इस वजह से एक प्रॉपर जो वहाँ पर एक पारिस्थितिकी तंत्र जो डेवलप होता है, इकोसिस्टम जो डेवलप होता है, उसको डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर एक बार वो डेवलप हो गया तो वो परमानेंट इलाज हो जाता है, आपकी फसलें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। फिर आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा कि बार बार कहीं से कहीं से लेके आओ इंसेक्ट, फिर वो पेस्ट को खाए, फिर फसल खत्म हो जाए, फिर अगली बार फिर लाना, जैसे दवा हर बार डालनी पड़ती है, हम केमिकल डालते हैं, उस तरीके का सिस्टम नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर प्रॉपर उनका पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा, जैसे शेर और हिरन वाला है, ना तो जंगल में इतने ज़्यादा हिरन हो पाएंगे कि वो जंगल की पूरी घास खा जाएं, और ना इतने शेर हो पाएंगे कि वो पूरे जंगल के जितने हिरन हैं सबको खा जाएं। एक प्रॉपर बैलेंस बना रहता है। इकोनॉमिकल ये काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनिशियल कास्ट भले इसकी हाई हो, स्टार्टिंग में हमें भले ज़्यादा रुपये ज़्यादा मेहनत खर्च करना पड़े, लेकिन जब इनका एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन जाता है तो कुछ नहीं खर्च करना पड़ता, ऑटोमेटिक वो कंट्रोल होते रहते हैं। इसके बाद है सेल्फ प्रिपेंडस एंड परमानेंट। एक बार ये बन जाएंगे तो ये अपने आप इनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है, उनको उसमें हमको कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक की जनसंख्या घटेगी तो एक की जनसंख्या अपने आप बढ़ने लगेगी, एक बढ़ागा तो दूसरा अपने आप उसकी जनसंख्या घटने लगेगी। तो एक तरीके से प्रॉपर बैलेंस ऐसे बना रहता है। केवल एक बार हमको पैसा लगा के ये इकोसिस्टम डेवलप करना होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है ये काफ़ी स्लो होता है। इसका ये मतलब नहीं जैसे आज हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल जो मेजर है वो लगा दिया, अब ये जरूरी नहीं है कि आज हमने लगाया और कल से ही दिखना स्टार्ट हो जाए। कई बार 1 महीने, कई बार 2 महीने, कई बार 5 महीने लग जाते हैं। और ये भी नहीं है कि हमको गारंटीड रिजल्ट मिले। मान लो कि हम कोई एक ऐसा पैरासिटोइड्स या प्रेडिएटर लेके आए, लेकिन हमारे खेत में आके वो क्या हुआ, हमारे खेत में आके उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला और वो मर गया। जैसे अपने खेत को हिरणों से बचाने के लिए हम शेर तो लेके आए, लेकिन शेर यहाँ की धूप, गर्मी और पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और शेर ही आके मर गया। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि गारंटीड रिजल्ट नहीं मिलता। या शेर यहाँ पर आया, हमने सोचा था एक आध शेर, ये शेर आएगा जितने हिरन है सबको खा जाएगा, उतने या तो हिरन नहीं हो, उतने या तो शेर नहीं आ पाए कि सबको मार के खा जाए। या ऐसे हो सकता है कि शेर थोड़ा आलसी हो गया हो। इस तरीके का आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोई गारंटी नहीं है कि आएगा तो ये मैनेज हो ही जाएगा। रिसर्च अभी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे अभी हर जो पेस्ट होते, जितने भी पेस्ट हमारे पौधों में लगते हैं, सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड अभी उपलब्ध नहीं है। उसको हमें और डेवलप करना होगा, और तरीके हमको और ईजाद करने होंगे। इस पे और रिसर्च करने की ज़रूरत है कि हम और अच्छे अच्छे तरीके ईजाद कर पाएँ, जिससे हम ये जो केमिकल यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, वीडिसाइड, इनसे हम अपनी फसलों को दूर रख पाएँ। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बजट लगता है। तो बजट लगना भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जिसकी वजह से किसान इसको प्रेफर नहीं करते हैं। लेस इफिशिएंट होता है केमिकल और मैकेनिकल कंट्रोल के जरिए। मैकेनिकल कंट्रोल में आपने इंसेक्ट को पकड़ा और डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी भी तरीके से आपने उसको कलेक्ट किया और मार डाला। केमिकल में हमने केमिकल छिड़क दिया, वो मर गया। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे तो इसमें इसकी जो इफिशियंसी होती है वो लो होती है। ऐसा नहीं होगा कि जो प्रेडिएटर या पैरासिटोइड्स आएगा वो जितने भी पेस्ट हैं सबको एक ही बार में खा जाएगा, एक ही बार में मार देगा। ऐसा नहीं हो सकता, 100% इफिशिएंट नहीं होता है। सिंस मेथड इज डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर, फेलियर कैन नॉट बी अवॉइडेड। क्योंकि ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इस वजह से कई बार ये होता है कि ये फेल हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि अभी हम हिरन को मारने के लिए शेर लेके आए, लेकिन पता चले शेर यहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा और शेर ही मरा जा रहा है। तो हमारा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि हम बार बार शेर ला रहे हैं और हमारा खेत भी नहीं बच पा रहा, क्योंकि हिरन उसको खाए जा रहे हैं। इस तरीके से आप आराम से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल में क्या होता है?
जेनेटिक कंट्रोल में सबसे सीधा फंडा तो यही है कि चाहे मेल को स्टेराइल कर दो चाहे फीमेल को स्टेराइल कर दो। स्टेराइल का मतलब बांझ कर दो, मतलब उनकी जो संतान उत्पन्न करने वाली जो क्षमता है उनको खत्म कर दो, बोले तो नसबंदी कर दो, समझ रहा है। तो जब इन मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक स्टेराइल हो जाएगा तो वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा नहीं पाएगा, और एक समय बाद वो जब मर जाएंगे, बुढ़े हो गए, तो उनकी जनसंख्या धीरे धीरे घट जाएगी। तो ये जेनेटिक मेथड भी होता है किसी भी पेस्ट को कंट्रोल करने का। फिर आगे आता है केमिकल कंट्रोल। अब यही केमिकल कंट्रोल है जो काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसी पे सबका ध्यान जाता है कि किस तरीके से इसको कम किया जाए, क्योंकि ये हमारे फसलों के लिए, जो इस फसलों को खाता है उनके लिए, जो हमारे जानवर इसका स्ट्रॉ खाते हैं उनके लिए, सबके लिए नुकसानदेह होता है। तो इसी को कम करने की प्रक्रियाएं ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी यूज करी जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि ये अभी भारत में बहुत यूज हो रहा है, या ऐसे कह सकते हो कि पूरे दुनिया में अभी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। कन्वेंशनल मेथड होता है इंसेक्टिसाइड डाल दो, इंसेक्ट खत्म हो जाएंगे। इनके ट्रेड नेम भी अलग अलग होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि इंसेक्टिसाइड क्या होता है और उनका ट्रेड नेम आता क्या है। मतलब दुकान पे आप जाओगे तो कौन सी दवा बोल के लोगे तभी मिलेगा, ठीक। एक इंसेक्टिसाइड बना था बहुत पहले, बात है 1939 की, DDT नाम की दवा बनी थी, और इस दवा का मतलब इंसेक्टिसाइड। ये किसने बनाया था? पॉल मुलर ने बनाया था। ये इन्होंने इसको बनाया था, और इसके बाद 1951 में इसको यूज करना स्टार्ट किया गया इंसेक्ट को मारने के लिए। लेकिन इसको बाद में बैन कर दिया गया अमेरिका में 1972 में, और इंडिया में 1989 में बैन कर दिया गया, क्योंकि इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था। रेजिडुअल इफेक्ट का ये मतलब होता है, ध्यान से समझना, रेजिडुअल इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई केमिकल हमने क्या किया, फसलों पर डाल दिया। अब हमने फसलों पर डाल दिया तो फसलें तो हमारी सुरक्षित हो गई, ठीक। जैसे मान लो कि कोई हमने इंसेक्टिसाइड फसल पे डाला, अब उस फसल पे डालने की वजह से इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन थी वो घट गई, इंसेक्ट सभी मर गए। लेकिन अब क्योंकि वो केमिकल इंसेक्ट को मार रहा है तो मतलब वो जहरीला है, तो वो जहरीला है तो हमारे पौधों पे पड़ेगा, तो उसमें से जो कुछ पॉइजनस या रेजिडुअल जो कंटेंट होते हैं, जो उसके अवशेष होते हैं, वो हमारे पौधे के अंदर चले जाते हैं, और बाद में जब हम उसको खाते हैं, उन पौधों को कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में भी पहुंच जाते हैं इनडायरेक्टली। तो क्योंकि उनका रेजिडुअल इफेक्ट ज़्यादा है, कहने का मतलब उपयोग करने के बाद उनका जो अवशेष बचता है, अपशिष्ट बचता है केमिकल का, वो पौधे पर बहुत ज़्यादा लंबे दिनों तक रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं है। उसके बाद आता है BHC, ये इनिशियल स्टेज में ये सब बनाए गए थे केमिकल। BHC जिसको हम ट्रेड नेम जिसको हम जानते हैं, जिसका प्योर नेम जो होता है हेक्सासाइलोहेक्सेन, जिसको HCl बोलते हैं, हेक्सासाइलोहेक्सेन बोलते हैं, चाहे काइलोसाइलो ही होगा, हेक्सासाइलोहेक्सेन। और उसके बाद फिर आता है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान जो है, एंडोसल्फान 35EC, ये इसका केमिकल नाम है। इसका ट्रेड नाम किस नाम से ये दवा आती है? ये आती है थेओडान नाम से आती है। और फिर इसके बाद डाइक्लोफॉल, ये आता है कैलथेन के नाम से आती है, ठीक। आगे बात करते हैं, कुछ और भी हैं। डाइक्लोरोवास 76EC के नाम से आता है, इसको वेपान बोलते हैं। मोनोक्रोटोफॉस जो आता है उसको नुआक्रॉन बोलते हैं। मैलाथियन किस नाम से आता है? ये इसका ट्रेड नेम है साइथियोन। इसके बाद फिर आता है डाइमेथियोड, जिसको रोगर के नाम से आता है। और मिथाइल पैराथियोन जो है 2% डस्ट, ये किसके नाम से आता है? ये मेटासिड के नाम से आता है। क्लोरोपायरोफॉस डरमेट के नाम से आता है। और क्विनॉलफॉस जो होता है इक्लक्स के नाम से आता है। एसीफेट जो होता है एसाटाफ के नाम से आता है। फोरेट जो होता है थीमेट के नाम से आता है। और टोनिन जो है एक्सीलेंट एनिमल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, ये एक एक्सीलेंट एनिमल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है, जो रोनेल के नाम से आता है। तो ये सभी हैं जो इनके केमिकल नाम हैं, और ये सभी जो हैं ये क्या है, उनके ट्रेड नेम है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये जो जितने भी मैंने अभी बताया इंसेक्टिसाइड, ये सभी ऑर्गेनोफॉस्फेट के हैं। और इस इधर जो मैं बता रहा था ये ऑर्गेनोक्लोरिन्स के हैं, इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है।
और इसमें फॉस्फोरस की मात्रा होती है। इनकी मदद से ये इंसेक्टिसाइड बनाए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं कार्बामेट इंसेक्टिसाइड, जिसमें कार्बामेट का यूज होता है, जिसमें आता है कार्बेरिल जिसको हम सेविन बोलते हैं। उसके बाद कार्बोफ्यूरान 3G आता है जिसको हम फ्यूराडान बोलते हैं, एक तरीके का निमेटिसाइड होता है फ्यूराडान। और एल्डी कार्ब जो होता है जिसको हम टेमिक बोलते हैं, और मेथानिल होता है जिसको हम लानेट बोलते हैं। फिर बाइगॉन होता है जिसको एप्रोकार्ब बोलते हैं। तो ये सभी केमिकल नेम और इनके ट्रेड नेम है, ये जरूर याद कर लीजिए। कई बार पूछा जाता है कि दिस केमिकली नोन इंसेक्टिसाइड इज नोन एज विद द ट्रेड नेम ऑफ डैश, किस ट्रेड नेम से जाना जाता है। ये प्रॉपर जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है वो बाजार में किस ट्रेड नेम के साथ बिकता है, तो आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर आगे हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन और बोटेनिकल्स, मतलब कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो प्लांट बेस्ड होते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अन्य इंसेक्ट को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे नीम होता है, नीम की दवा बनाओ, नीम का एक लिक्विड बनाया जाता है नीम को सड़ा के, और एक प्रॉपर मेथड के जरिए। नीम है, मदार है, आक है, और इस तरीके से जो कुछ ऐसे पौधे हैं इनका एक मिक्सचर से प्रॉपर एक इंसेक्टिसाइड बन जाता है। उसको बना लो और बना के फिर उसको पत्तियों पर छिड़क दो, तो पत्तियों पर जो इंसेक्ट रहेंगे वो सब मर जाएंगे। तो ये इंसेक्टिसाइड काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इनका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। इसको हम खा जाएंगे तो हमारी बॉडी पर कोई नुकसान नहीं करने वाला है, केमिकल से अच्छा होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे एक आता है रोटेनॉन, रोटेनॉन जो होता है ये किससे बनता है, ये आपका इस पौधे से बनता है जिसको हम बोलते हैं डेरिस एलिप्टिका, डेरिस एलिप्टिका जिसको हम बोलते हैं, इससे बनता है। इसके बाद अपना है पायरेथ्रिम, पायरेथ्रिम जो बनता है ये बनता है क्रेक्जेंथिमम से बनता है। फिर उसके बाद अपना है एजादिरेक्टिस, एजादिरेक्टिन्स, ये क्या होता है, एजादिरेक्टा इंडिका से बनता है, बोले तो नीम से बनता है एजादिरेक्टिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा केमिकल बनाया जाता है एजादी जो नीम से बनता है, मतलब नीम से बनाया जाने वाला कौन सा केमिकल है जो इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो एजादिरेक्टिन होता है। जी किससे बनता है, ये नीम से बनता है, इसी नीम से इसको बनाया जाता है। फिर निकोटीन से भी बनता है, जो निकोटीन होता है बोले तो तंबाकू जो होते हैं, तंबाकू से भी इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है। उसको छिड़क दिया जाएगा तो इंसेक्ट को नशा हो जाएगा, इतना ज़्यादा नशा हो जाएगा कि वो मर जाएगा। जैसे आपको अभी कोई 5-6 किलो तंबाकू एक बार में खिला दे तो आप नशा क्या होगा, इतना भयानक नशा हो जाएगा कि मर ही जाओगे। तो इस तरीके से इंसेक्ट को भी हो जाता है और वो मर जाता है। तो इसके बाद आगे बात करते हैं, कुछ सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं और इनके ट्रेड नाम जो भी मैंने बताए उसी में से यहाँ भी ऐसे आ गया है, देख लेते हैं। डाइमेथोएट्स जो रोगर के नाम से आता है। फिर उसके बाद है ऑक्सीडेमेटॉन मेथाइल जिसको हम मेटासिस्टॉक्स के नाम से जानते हैं। फॉस्फेमिडोन जो आता है जिसको हम डाइमैक्रोन के नाम से जानते हैं। मोनोक्रोटोफॉस जो होता है नुआक्रोन के नाम से आता है। एसीफेट जो होता है एसीटाफ के नाम से आता है। इमिडाक्लोप्राइड होता है जो कि कैनफिडोर के नाम से आता है। तो ये सभी पेस्टिसाइड्स हैं और ये इनके ट्रेड नेम होते हैं। आगे बात करते हैं टॉक्सिसिटी, कौन सा इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो उसमें जो आपका फोरेट होता है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसके बाद डाइमेथियोड आता है, फिर इसके बाद पैराथियन आता है, उसके बाद एल्डी कार्ब आता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ये होगा और ये फिर धीरे धीरे ऐसे घटता हुआ चला जाएगा। फिर आगे बात करते हैं सेफर में, जितने इंसेक्टिसाइड हम यूज करते हैं उसमें सबसे सेफ इंसेक्टिसाइड कौन सा है, उसमें है मेथाफ्रेन, फिर पेरमेथ्रिन और मेथॉक्सीक्लोर और उसके बाद मेलाथियन, मतलब सबसे सेफ ये। फिर धीरे धीरे इनका जो टॉक्सिसिटी लेवल है ये बढ़ता जाएगा। फिर सबसे ज़्यादा सेफ ये है, फिर उसके बाद ये, फिर ये है, फिर ये है। ठीक, आगे हम बात करते हैं MRL, बोले तो मैक्सिमम रेजिड्यूल लिमिट। मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट क्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि रेजिड्यू क्या होता है, किसी भी इंसेक्टिसाइड को जो हम छिड़क देते हैं तो उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है, मतलब वो पौधे में कितने दिनों तक अपना प्रभाव डालता रहेगा, बताता रहेगा कि इसमें ये इंसेक्ट डाला गया है, वो इंसेक्टिसाइड डाला गया है, इसी को हम रेजिडुअल इफेक्ट बोलते हैं। तो मैक्सिमम रेजिडुअल इफेक्ट की लिमिट क्या होती है, ये होती है इट इज़ द ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन ऑफ द लीफ कवर पेस्टिसाइड और इट्स
डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। बात समझना, मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट से ही हम पता करते हैं कि ये इंसेक्टिसाइड सेफ है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है या रेड कलर है। जब आप इंसेक्टिसाइड लेने जाते हैं तो आपको उसमें एक मार्क देखने को मिलता है, स्क्वायर में एक बिंदी लगी होती है, एक स्क्वायर बना होता है, फिर उसमें एक डॉट रहता है। वो कई बार हरा कलर का होता है, कई बार पीला होता है, कई बार रेड कलर का होता है। तो जो हरा कलर है उसका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत कम होता है, पीले कलर का थोड़ा और ज़्यादा होता है, रेड कलर का रेजिडुअल इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। अब इसको हम समझते हैं, जो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट होती है इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इसका रेजिडुअल लिमिट क्या है जो हमारे लिए सेफ है। मतलब ऐसे समझो कि मान लो एक सल्फॉस है, ध्यान से समझना एग्जाम्पल के थ्रू। एक सल्फॉस है, एक सल्फॉस हम खाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो हम मैक्सिमम कितने सल्फास खा सकते हैं कि जिससे हमारी मृत्यु ना हो। मान लो हम 4 सल्फास खा सकते हैं, इसके ऊपर अगर हम 5वां खाएंगे तो हम मर ही जाएंगे फिर। तो यानी कि जो 4 सल्फास बच रहा है वो 4 सल्फास क्या है, मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट है। यानी कि अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया केमिकल का तो वो हमारी बॉडी पर और हमारे जो जानवर हैं उसको जो खाएंगे उनके लिए यह हानिकारक होगा। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने 10 ml खेत में डाल दिया, ठीक। अब 10 ml में से वो 6 ml तो इधर उधर चला गया, कुछ इंसेक्ट को मार दिया, कुछ हवा में उड़ गया, कुछ जमीन में चला गया, कुछ पानी में बह गया। 10 में से 6 ml उड़ गया, बचा कितना, 4 ml। अब 4 ml में से 3 ml तो हम क्या मान लेते हैं कि 3 ml ये है कि हमारे लिए सुरक्षित है। तो जो 1 ml वो 3 के बाद जो चौथा ml जो वो बच रहा है वो हमारे लिए खतरनाक है, हमको वो 3 ml तक आना चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके से वो जो 6 ml खत्म हुआ है, यूज हुआ है, वो 7 ml तक आ जाए, मतलब कहीं बह जाए या कुछ भी हो जाए तो वो 3 ml जो होगा वो 3 ml क्या है, वो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट है, मतलब इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं। इट इज द ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन ऑफ द लीफ कवरिंग पेस्टिसाइड्स और इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। इसके डिग्रेडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उनका सेफ कंसंट्रेशन कितना है, कि कितना कंसंट्रेशन रेजिडुअल इफेक्ट का रहे कि हमारी जो फसल है उसको जब हम खाएं तो हमें कोई नुकसान ना दे। जैसे 3 तक अगर रहेगा तो हमें नुकसान नहीं देगा, तो उसमें जो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट है वो कितनी है, वो 3 की है। ठीक, 3 ml की। जैसे मैंने 10 ml वाला एग्जाम्पल जो बताया उससे आप इंटर रिलेट करके आराम से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। कहने का मतलब इतने मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। जैसे मान लो कि 10 किलो गेहूं है, 10 किलो गेहूं में अगर 3 ml पाया जा रहा है तो सुरक्षित है, अगर 4 ml पाया गया तो सुरक्षित नहीं है। तो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट कितनी है, 3 ml, यानी कि उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो ये आपका जो आज का लेक्चर था वो खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो QR कोड दिया गया है उसको स्कैन करके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, थोड़ा सा हमें थोड़ी और मदद मिल जाएगी PPT बनाने और बनवाने में। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।